सेशन लिया करेंगे और वीक में 2 बार हम डाउट्स लिया करेंगे। एक तो हम थर्सडे को और संडे को, और जो टाइमिंग रहेगी वो 8 बजे से लेकर 9:30 तक रहेगा हमारा लाइव डाउट सेशंस। लास्ट एक तो कर ही दिया था हमने, उसमें जस्ट थोड़े से कुछ डाउट्स लिए थे और क्लैरिफिकेशन बेसिकली दी थी मैंने कि जो नए टॉपिक्स होंगे वो मैं कवर करा दूंगा, बट अभी नहीं कराऊंगा। अराउंड 25 जन के बाद वो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहला वाला जो है 1 to 14 आपके नए सिलेबस के हिसाब से जो पहले 1 to 14 टॉपिक थे जो पा में भी थे, वो भी बहुत सारे बच्चों ने कवर नहीं किए हैं। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि पहले वो सारे बच्चे वो चीज़ें देखें, उसके बाद फिर हम ये 5 नए टॉपिक्स करेंगे और कुछ एडिशनल लेक्चर्स जो सारे बुक को कवर कर दें। मैं अभी देखूंगा कि आप में से जो बच्चे कुछ भी डाउट पूछ रहे हैं उनके बारे में क्लैरिफिकेशन दूंगा। अकाउंटेंसी तमिलनाडु बोर्ड की करूं या एनसीईआरटी की करूं? देखो, मैंने तो अपनी बुक, मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि मैं अपनी बुक जो मैंने थी वो तो एनसीईआरटी प्लस आईसीए का जो मटेरियल है वहाँ से कर दिया था। अभी नए टॉपिक्स 5 आए हैं और जो एसएसबी का पेपर आया था उससे मुझे भी एक आइडिया मिला था कि किस लेवल का पेपर पूछा जाने वाला है। तो उसमें मैंने क्या कर दिया था, मैंने अभी और नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। तो मैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अगर होपफुली वो 5 लेक्चर्स में 5 टॉपिक्स भी मैं कवर कर दूंगा, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, आज तो 10th जैन है, तो 20 दिन के अंदर अंदर मैं जो मेरी एग्जिस्टिंग बुक है उसका एडेंडम दूंगा, जिसमें मैं आपको एडिशनल टॉपिक्स जो 5 है वो तो रखूंगा ही रखूंगा, और साथ में जो कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था कि मेरी बुक में नहीं है और हो सकता है कि एसएसबी वाले उसमें पूछ ले, वो चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो एज सच आपको ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तमिलनाडु बोर्ड का एनसीईआरटी का और भी अगर कुछ है वो मटेरियल मैं आपके ब्याह पे पढ़ूंगा और मैं वो सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। अकाउंटेंसी में आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो और आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है मेरा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था, आप बोलोगे दोबारा क्या वही चीज़ें पढ़ना है, तो आप तमिलनाडु बोर्ड या एनसीईआरटी या कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मॉड्यूल फाउंडेशन का भी देख सकते हो, वो आपकी फिर अपनी मर्जी है। बट मेरा यहाँ पे जो चीज़ आपको, मतलब जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आप टेंशन मत ले लो अकाउंटेंसी की। ऑनेस्टली अगर 30 मार्क्स है, आप उसकी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो कि कहाँ से करना है। जो मैं मटेरियल, आप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बने रहो या चैनल में जो बेल आइकन वाला वो दबा दो, जब मैं आपके लिए कोई लेक्चर या कुछ भी अनाउंसमेंट होगा तो वो आपको वो पता चल जाएगा। साथ में ये भी बता दूंगा मैं आपको कि मेरा अभी कंकरेंटली एक बैच चल रहा है सीए फाउंडेशन का। उसमें आप देखोगे टॉपिक्स आपसे मैचिंग होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आपके लिए जो मैंने लेक्चर्स रखे वो ऑलरेडी जो मेरे चैनल में प्ले लिस्ट है उसमें मैंने रखा है। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, मैं जस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं आपको ना उस पर ले जाऊँगा। एक बार मैं आपको अगर ले जाऊंगा अपने चैनल पे, मैं आपको जस्ट दिखाना है। ये मैं YouTube पे गया, तो इधर आप मेरी चैनल पे अगर जाओगे, यहां पे चैनल में प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट में अगर देखोगे बहुत सारे प्ले लिस्ट है और साथ में एक प्ले लिस्ट है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट लेक्चर्स। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अभी इसमें 36 वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड है। इसमें क्या है, कल का जो मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वो लिया था, एक जो रिवाइज सिलेबस था उसके 2 डाउट सेशन है। हाउ टू स्टडी अकाउंटेंसी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वो एक लेक्चर है, और जो सिलेबस चेंज हुआ था उसका था, और जो इनिशियली मैंने स्टार्ट कर दिया था वो। बाकी आप देखोगे लेक्चर नंबर 1 2 3 4 करके ये 22 लेक्चर्स है। ये आपके लिए रिलेवेंट है। लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 22 जो है ये आपके लिए रिलेवेंट है। तो आपने क्या करना है, आपको ये 22 लेक्चर सबसे पहले देखने हैं। जो मैंने बुक दे दी है उसका प्रिंट आउट ले लो। ये लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 22 पहले देखो। जब ये खत्म होगा उसके बाद आपने क्या करना है, एक रिविजनरी लेक्चर मैंने रखी है, लास्ट डे रिविजन 1.5 घंटे की, 1 hours and 47 minutes की, ये आपने सारी देखनी है। उसके बाद मेरी बुक में जो MCQs है 1 to 300 MCQ वो आपको सॉल्व करने हैं। वो MCQ मैंने जो अपनी बुक में इंपोर्ट किया वो आपको सॉल्व करने। वंस आपने वो MCQ सॉल्व कर दिए, अगर आपको लग रहा है कुछ MCQs में आपको गलती लग रही है, फिर मैंने उन MCQs के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दी है, 1 to 100, 101 to 200, इस तरह से मैंने वो 300 MCQs की वीडियोस बना दी है। फिर आप ये 300 MCQs की वीडियोस देख लो, इस तरह से आपको वो बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मैंने जो लास्ट पेपर आया था पा का, उसका जो आंसर की था वो अपलोड कर दी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा जिस्ट बता दिया था क्या आंसर था, क्यों ये आंसर होना चाहिए, वो मेरे बताया। यही प्ले लिस्ट आपके लिए रिलेवेंट है। क्या है, यही प्ले लिस्ट आपके लिए रिलेवेंट है। रही बात मैं क्या करता हूं,
इसमें अगर आप देखोगे, मैं अगर वापस जाऊंगा अपने चैनल पे, यहां पे आपको एक चार्टर सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी लेक्चर्स आ रहे हैं। ये जो सीए फाउंडेशन का है ये आपके लिए नहीं है, ये सीए फाउंडेशन का एक बैच चल रहा है उसके लिए है। मगर इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको वहां पे जर्नल समझ नहीं आया तो यहां पे जो जर्नल का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जर्नल एंट्रीज लेक्चर नंबर 1 2 3 4, ये आप देख सकते हो। और अकाउंटिंग इक्वेशन वाला लेक्चर भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, एक बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जो मैंने पा के लिए नहीं करा दिए थे क्वेश्चंस, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाते। बट अगर आपके पास टाइम है, आप ये जनरल वाले लेक्चर देख सकते हो, बाकी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप सब लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और जो व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें बने रहो, कोशिश करो कि टेलीग्राम ग्रुप में रहो। अगर मुझे फाउंडेशन के किसी लेक्चर में लगेगा कि ये चीज मैंने वहां पर कवर नहीं की है और आपके लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये, मैं जो ही शेयर करूंगा इट मीन आपके लिए वो रिलेवेंट है। बाकी फिर डिपेंड करता है अब बच्चे पर कि अगर उसको लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, तो वो उसको छोड़ सकता है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको इसके कंटेक्स्ट में बोल दी। अब जरा मैं वापस आ जाता हूं व्हाइट बोर्ड पे और मैं देखता हूं कुछ और क्वेश्चन में ये पूछा गया है। साउंड क्लियर है? मैं अल्लाह वाली सर, अकाउंटिंग वाउचर्स और सपोर्टिंग वाउचर्स की बेसिक डिफरेंस समझ नहीं आ रही है। कोशिर तहजीब हो रहा है। देखो वाउचर अप्रोच पे इसने क्वेश्चन पूछा है। सपोर्टिंग वाउचर्स क्या आते हैं? देखो जब आप अकाउंटेंट हो, जब आपने अकाउंटिंग करनी है तो कोई ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, आपको एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है ना दोस्त। मैं अगर इसको लेता हूं, आपको एक ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर? हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। यह हमने लास्ट में भी पढ़ा था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है। किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब कोई भी ट्रांजैक्शन की हमने रिकॉर्डिंग की है, उसका हमें क्या होगा, उसका हमें पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर मैं दिखा रहा हूं कि पेट्रोल भरा है 1000 का, तो वाकई पेट्रोल 1000 का भरा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? इसके लिए डॉक्यूमेंट्री, जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने जाएगा बंदा, तो वो क्या करेगा, उससे रिसीट लेगा कि हाँ वो जो स्लिप आती है, या अगर सेल हो गई है तो वाकई सेल हुई कि नहीं हुई, तो उसको इनवॉइस देगा। ये होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग वाउचर्स। इसके बेस पे फिर अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर का फिर जब अकाउंटिंग करते हैं तो एक अकाउंटिंग वाउचर होता है, नहीं तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जहां पे आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वहां पे आप अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आपको डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बुक करना है, जब आपने एसेट को परचेज कर दिया तब क्या आपके पास तो इनवॉइस होगा, उसका बिल होगा, उसके बेस पे आपने एसेट की तो एंट्री कर ही दे दी। मगर आज आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है तो आप इसके लिए नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर बनाते हो। आई होप आपको अकाउंटिंग वाउचर और सपोर्टिंग वाउचर समझ आ गया। सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपको क्या करना है? आस्पायर ट्रूथ कौन से ग्रुप? जॉलजी वाला लड़का जो है वो बोला कौन से ग्रुप? टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है @CA लतीफ, आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। या मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे नंबर भी लिख लेता हूँ, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, डिस्कशन वाले ग्रुप में। फैजान रियाज बोलता है आई रिसेंटली माई बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, व्हाट शुड आई डू टू कवर दिस अकाउंट सेक्शन? भाई जो मैंने बुक दे दी है ना, वो उसका प्रिंट आउट ले लो और वीडियोस है वो देख लो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं। बाकी फिर आगे आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। MI नाइक, रियलाइजेशन कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमें पूछ रहे हैं, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है? इस कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या है? इस कंसेप्ट का दूसरा नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये आप लगा लो नाइक जी, हमने पढ़ा ना अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था, उसमें भी मैंने लेक्चर नंबर 3 में मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बोल दिए थे कि वो जनरल मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने समझ लिया है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, इनको हम एजम्पशंस बोलते हैं, या ये कंसेप्ट है, ये वो ग्रामर है जिसके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। ये बहुत सारे कंसेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बिजनेसमैन अलग है, एंटिटी अलग है, हमें एंटिटी का हिसाब रखना है, इसी तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट है।
उसमें एक कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट है। इससे पहले एक और कंसेप्ट होता है, उसका नाम होता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्या होता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? यू हैव टू बी कंजर्व, मतलब इसमें हम बोलते हैं एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स और प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे हमें क्या करना है? हमें कंजर्व रहना है, हमें कोई प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करना है, मगर अगर हमें लग रहा है कोई भी नुकसान होने वाला है हमें उसके लिए प्रोविजनिंग करनी है। लास्ट डाउट सेशन में भी मैंने प्रोविजनिंग बोला था। एग्जाम्पल मैं देता हूं एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स का। अगर मुझे कोई बंदा बोलता है, जैसे मैं टीचर हूं, ठीक है, या मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मेरे पास शोरूम है, अब शोरूम के अकाउंटेंट, एक बंदा आता है वो बोलता है मैं ना आपसे 1000 जीन्स लूंगा, उसने मुझे सिर्फ कमिटमेंट कर दी 1000 जीन्स की, तो क्या मैं अपनी सेल मानूंगा? नहीं। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, अभी आप प्रॉफिट्स एंटिसिपेट मत करो जब तक वो डील ना हो जाए, एग्रीमेंट ना हो जाए कि हाँ वो ले रहा है, ट्रांजैक्शन ना हो जाए, तब तक आप ये एंटिसिपेट नहीं करोगे कि यार उसने बोला कि मैं आपसे 1000 जीन्स लूंगा 1000 रुपए की और मेरे पास तो कॉस्ट 800 की, तो मेरे तो 200 इंटू 1000 का फायदा हो गया। नहीं, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल। अगर आपको लग रहा है नुकसान होने वाला है तो आप प्रोविजनिंग करो। अगर आपने किसी को उधार पे माल भेजा और न्यूज आ रही है कि वो बंदा तो लोगों से पैसा लेता है वापस नहीं देता है, या ऐसी कुछ चीजें हैं, तो आप क्या करोगे? प्रोविजनिंग करोगे। उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। उसी का एक एडिशनल चीज है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि आप रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करोगे, अपनी बुक्स को, सेल को तभी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे जब वो अल्टीमेटली रियलाइज हुआ, अदरवाइज उसको रियलाइज नहीं करोगे। एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉस्ट कंसेप्ट। क्या है नाम? कॉस्ट कंसेप्ट। ये तीनों कंसेप्ट ना ऑलमोस्ट सेम है अपने। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम एसेट को, कोई भी एसेट है, उसको जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। उस एसेट को हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने लैंड 5 लाख की लाई तो हम करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख। 10 साल बाद हो सकता है कि वो लैंड 5 लाख की जगह 15 लाख की हो, बट फिर भी हम एसेट को उसकी कॉस्ट पर ही दिखाएंगे, हम उसको जो उसका लगता है मार्केट वैल्यू उस पर नहीं दिखाएंगे। तो ये सारे कंसेप्ट का मिक्स है। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है उसको कॉस्ट पे रखना है, कंजर्वेटिज्म बोलेगा एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स। आपको जो लग रहा है अब इसकी वैल्यू 15 लाख हो गई है, 10 लाख और हो गई तो बढ़ा देंगे, नहीं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपको मना करेगा। और रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलेगा नहीं, ये जो आपका 15 लाख का प्रॉफिट है ये आपका अनरियलाइज गेन है, तो इसको आप क्या करो, ये जो 10 लाख का गेन है इसको आप अभी अपनी बुक्स में नहीं दिखाओ, जब आप लैंड को बेचोगे तब आप रियलाइज करोगे, अदरवाइज तब तक नहीं करोगे। इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि क्या होते हैं अकाउंटिंग के लिए। देयर इज अ कंसेप्ट जो मैं एडिशनल नोट्स में लिख भी रहा हूं। क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिस इंस्टीट्यूट से मैं चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री लिया हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और फिर पूरे देश में जो गवर्नमेंट होती है वो उसको लागू करती है कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। इनका रोल क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा कि कंसेप्ट्स है ना, ये कोई साइंस नहीं है जो यूनिवर्सली ट्रू हो जाएगा। जो साइंस होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी या बाकी चीजें होती हैं, वो यूनिवर्सली ट्रू होती है और उस पर सब मानते हैं। बट अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं? इट्स काइंड ऑफ, ये वैसे साइंटिफिकली प्रूवन तो चीजें नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस ऐसा चीजें डेवलप हो गई अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी में गुंजाइश है, मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा, आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग करोगे, कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जो बैलेंस शीट और पीएनएल है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं, वो कंपेरेबल नहीं हो सकते। मैं दो एंटिटीज का कंपेयर नहीं कर सकता अगर उन्होंने अपने अपने हिसाब से कर दिया। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाता है। बोलता है कि अकाउंटिंग मतलब डेप्रिसिएशन में ये इशू है, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, तो इस तरीके से फॉलो करो। गुडविल को ऐसे इस तरीके से कर रहे हो, गुडविल कब रिकॉर्ड करनी है, कब नहीं करनी है, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, जहां पे लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। इसी तरीके से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 9 रेवेन्यू अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यूज, ऐसे नाम है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वो भी बोल रहा है, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट बोला है कि आप तब तक रेवेन्यू को बुक ना करो जब तक वो वाकई ना हो जाए। तो वो बोलता है रेवेन्यू को आप कब बुक करोगे, जब अगर सेल की बात हो रही, सेल ऑफ गुड्स की, तो जब सेल आपने कर दी। अगर सर्विसेज की है तो जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी।
मेरली आपको एक बंदे ने ऑर्डर दे दिया, आप उस बेसिस पे नहीं करोगे। जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक आपकी सेल ना होगी, तब तक आप रेवेन्यू को रियलाइज मत करो, तब तक उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो फिर हम बोलते हैं सेल कब होती है? हम बोलते हैं जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ, तब हम बोलते हैं। मतलब जब ये कब बोलते हैं? जब बिल कटता है, जब बिल कटेगा, जब बिल कटेगा कस्टमर के नाम पे, तब हम बोलते हैं कि अब ये कस्टमर का माल है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा वही शोरूम है, एक बंदा आया, बोला मैं आपसे जीन्स लूंगा, वो आया, उसने जीन्स देखा, बोला ठीक है मैं आता हूं, वहां से फिर लेता हूं। क्या उसने मेरे साथ ट्रांजेक्शन कर दिया? आंसर इज नो। उसने बोला कि ठीक है मुझे पसंद आया, मुझे यहां से कोई काम है, तब मैं लूंगा, ये बोला ना उसने। वो होते हैं ऐसे कस्टमर जो आते हैं देखने, फिर दुकानदार को बोला हाँ ठीक है मैं यहां से आता हूं। तो क्या मैं इस पॉइंट पे, जब उसने बोला कि हाँ मुझे पसंद आया, मुझे थोड़ा सा काम है लाल चौक में, वहां से होके आके रियलाइज करूंगा ये आपसे लूंगा, तो क्या मैं सेल बुक करूंगा? द आंसर इज नो। अकाउंटेंट को बोले रुक भाई, अभी तो भरोसा नहीं है, एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट, रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो जब तक सेल ना हो जाए। फिर वो आ गया, फिर बोल रहा है सर बना लो बिल, मैं लूंगा। जब बिल बनेगा तब हम बोलेंगे अब ये उसका गुड्स रहा, अब ये उसका माल रहा, तो हम सेल बुक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एम आई नाइक का दूसरा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन। देखो क्या होता है, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, अगर जब हम एसेट परचेज करते हैं, तो हमने देखा कि एसेट को हम बैलेंस शीट में रखते हैं ना, उसको तो हम पीएनएल में एज ए खर्चा मानते ही नहीं है। बट फिर क्या हुआ, तो उन एसेट्स का खर्चा कभी पीएनएल में जाएगा ही नहीं। द आंसर इज जाएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करो। एक और कंसेप्ट होता है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट होता है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ये सारे रिलेवेंट है और कोरिलेटेड है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? इससे पहले एक और कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बोलता है कि बिजनेस तो हमेशा के लिए रहेगा, तो क्या हम वेट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट का पता चलेगा? नहीं, हम इस पूरे पीरियड को क्या करते हैं, पूरे लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में बाइफिकेट करते हैं, जो हम इंडिया में फाइनेंशियल ईयर्स बोलते हैं। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर है, ये तीसरा फाइनेंशियल ईयर है। तो अगर हमें इस साल का निकालना है प्रॉफिट, इस साल का अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस साल के जो रेवेन्यू होंगे, जो हमने इस साल सेल की होगी, उसके साथ मैच करेंगे, जो इस साल के एक्सपेंस है उनको लेस करेंगे, तो हमें इस साल का प्रॉफिट निकलेगा। और अगर सपोज इस साल की सेल हमारी 15 लाख है, तो इस साल का हम देखेंगे खर्चा कितना हुआ, जो हमने गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट कितनी थी। सपोज वो 10 लाख की थी, तो हम बोलेंगे हमारा प्रॉफिट 5 लाख है। फिर बोलेंगे नहीं भाई इतना ही, ये एक्सपेंस है जो डायरेक्टली इस साल हो गए थे। जो हमने फिक्स्ड एसेट हमारे पास है, अगर हमारे पास 20 लाख के फिक्स्ड एसेट है, ये 20 लाख के फिक्स्ड एसेट से तो हमने फायदा किया ना, ये भी तो हमने बिजनेस में यूज कर दिया। तो हम देखेंगे ये 20 लाख के खर्चे का इस साल में कितना जाएगा। सपोज ये 5 साल के लिए ये एसेट चलेगा, तो इस साल के लिए कितना जाएगा? 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, रैंडमली देता हूं मैं 4 लाख। तो क्या करेंगे? 10 लाख तो ये खर्चे जो इस साल हो गए, और ये जो हमने 20 लाख का खर्चा किया है, सपोज ये अब 4 लाख ज्यादा हो जाएगा। सपोज ये 10 साल चलेंगे, तो हर साल क्या बोलेंगे हम? 2-2 लाख खर्चा। तो इस साल का 2 लाख का खर्चा जो फिक्स्ड एसेट का होगा, वो हम एलोकेट करते हैं इस साल के, और उसी को बोलते हैं हम डेप्रिशिएट करना एसेट को। और उसका दूसरा रीजन भी है, ये जो हमने फर्नीचर लाया, ये फर्नीचर 10 साल चलेगा, तो 10 साल बाद खत्म होगा, तो हर साल इसका वैल्यू कम होता है ड्यू टू यूज या विद द एफ्लेक्शन ऑफ टाइम, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इस तरह से हम डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक करते हैं, फिर हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और ये डेप्रिसिएशन का 2 लाख का खर्चा भी पीएनएल में जाता है। 10 + 2 = 12 लाख, 15 - 2 = 3 लाख। तो जितने भी खर्चे हो गए, ये डायरेक्ट खर्चे हो गए पीरियड के, और ये एट्रीब्यूटेबल खर्चे हो गए फिक्स्ड एसेट्स के, इनको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तब जाके हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा बाय द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। सर आई रिसेंटली ज्वाइन टू अ ग्रुप, क्या मैं पास की वीडियो देखूं? फिलहाल भाई पा की जो वीडियोस है ना, वही फा के लिए है, वो सारी देखनी है। और उसके बाद जो मैं एडिशनल लेक्चर्स डालूंगा वो आपको दिख जाएगा आपके प्लेलिस्ट में। रिसीट वोचर क्या है? जब आपके पास कैश आया ना, आपको कस्टमर ने कैश दिया, तो आप उसको जो वोचर दोगे, दैट विल बी द रिसीट वोचर। शहनाजा, क्या आपकी बुक एनएफ है क्या? हाँ सर बिल्कुल, हाँ शहनाजा बिल्कुल एनएफ है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं एडिशनल नोट्स भी दूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी, टेंशन मत ले लो।
लोन इरशाद बोल रहा है आई एम न्यू वन हियर, कोई बात नहीं, प्ले लिस्ट उधर पड़ा हुआ है, देख लो सब कुछ। हाय सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या है एंड जब वो पे करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है फाजला ने। इसको मैं सोच रहा था कि मैं अलग से एक वीडियो में कर दूंगा, बट इन्होंने यहां ही पूछा है तो इसको यहां ही टैकल करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। पहले मतलब क्या होता है, पहले आपके एम्प्लॉय होगा, क्या होगा? हाँ सर हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को आपने सैलरी पे रखा है, 10,000 की सैलरी है, 10K, K मीन्स 1000, 10,000 की उसकी सैलरी है, तो हर महीने क्या होगा, एवरी मंथ आप उसको सैलरी पे करोगे। बीइंग बिजनेस का खर्चा सैलरी, तो आप बोलोगे आपका सैलरी एक्सपेंस है, तो आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू, आपने उसको कैश दे दिया तो टू कैश करोगे 10,000 रुपया, तो आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपया। ये हो गया, ये नॉर्मली होगा। बट सपोज आपकी फिलॉसफी है, आप सैलरी क्या करते हो, अगले महीने की 7 तारीख को देते हो। अब मुझे बता दो, जब 31 मार्च आएगा, जब 31 मार्च आएगा तो ये ईयर तो क्लोज हो जाएगा, तो मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा आपको कि ये जो मार्च की 10,000 की सैलरी है ये इस फाइनेंशियल ईयर में जानी चाहिए, मार्च तक बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है। बट अभी आपने इसको एम्प्लॉय को पे नहीं किया है, क्योंकि क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, या आप सैलरी अगले मंथ की 10 तारीख को देते हो, बट खर्चा तो मार्च का ही है ना, तो ये मार्च में बुक होना चाहिए मैचिंग कंसेप्ट से। तो आपको 31 मार्च को एंट्री डालनी है, उस दिन आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको वो डालना है ना खर्चा। हाँ सर सैलरी का खर्चा तो है, आपने एम्प्लॉय को रखा, उसने सर्विस दे दी, सर सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 का खर्चा है, तो क्या आपने उसे पे कर दिया? द आंसर इज नो सर, हमने उसको सैलरी पे नहीं की, हमने उसको सैलरी पे नहीं की। तो आप क्या बोलोगे, अब ये क्या बना, सैलरी तो खर्चा है, वो आपने बुक कर दिया एक्सपेंस, बट दूसरी चीज क्या है, सर हमें उस एम्प्लॉय को अभी सैलरी देनी है, हमें उस एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो इसको बोलते हैं हम सैलरी आउटस्टैंडिंग। जो सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, जो आपको अभी पे करना है, तो ये आपकी क्या बन जाती है सर, ये आपकी बन जाती है लायबिलिटी। क्या होता है लायबिलिटी? लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को पे करना है ड्यू टू इट्स पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट क्या है, बिजनेस ने उस एम्प्लॉय की सर्विसेज ली है, अब उस एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी बनती है। तो हम बोलते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 10,000 रुपया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, हमने ये इस मंथ का खर्चा बुक कर दिया, एक्सपेंस बुक कर दिया मार्च का, और कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो गया सर, हमने लायबिलिटी बुक कर दी। अब बैलेंस शीट अगर देखोगे, बैलेंस शीट में आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपया। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है, कोई बोलता है कि सर इसका नेचर क्या है, दिस इज, अगर आप मॉडर्न अप्रोच से देखोगे तो ये लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपको पे करनी है। और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखोगे, ये आपको किसको पे करनी है, एक एम्प्लॉय को। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट सैलरी आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी आपको, इट इज रिप्रेजेंटेटिंग अ पर्सन दैट इज द एम्प्लॉय मिस्टर एक्स, सो इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो आप बोलते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल कैसे होते हैं, ये तो नॉमिनल, खर्चा तो नॉमिनल होता है, बट जब ये आउटस्टैंडिंग होता है तब ये पर्सनल क्यों बताए, क्योंकि अब ये रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, तभी इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। फिर इसने पूछा था सर जब हमें पे करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे। अब फिर अगले महीने जब मैंने अप्रैल में सपोज पे कर दिया, 7 अप्रैल को जब मैंने उसको पे कर दिया, तब क्या करेंगे, अब तो खर्चा नहीं है ना, क्योंकि खर्चा तो लास्ट मंथ का, अब अप्रैल को आपने सिर्फ पे कर दिया, तब ये एक्सपेंस नहीं है, तो जो आपकी लायबिलिटी थी वो आपकी खत्म हो रही है। जब लायबिलिटी खत्म हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। या ऐसे बोलो को अब इसको आप पैसे दे रहे हो तो ये रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को आप अब क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ इसको डेबिट करोगे, जो क्रेडिट था उसको डेबिट करोगे, और आपका क्या चला गया, टू कैश चला गया 10,000 रुपया। तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा, जैसे आपने लास्ट मंथ में एंट्री कर दी थी, इस मंथ भी वही एंट्री हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट
तो कैश अकाउंट, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग डेबिट सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कट गया, नेट में वही एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट क्योंकि बीच में एक नया पीरियड आया, नया पीरियड हो गया, तो हमें सेपरेट करना था, खर्चा इस साल में लेना है, कैश इस साल में पे हो गया, तो हमने बीच में डाला सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, और अगले साल पे कर दिया तो सैलरी आउटस्टैंडिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद गुलाम कादिर मुगल ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 30 इन अकाउंट असिस्टेंट फॉर। कादिर साहब मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर मुझे ख्वाब में आया कोई इलाम विलाम अल्लाह ताला की तरफ से, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे आएंगे 30 में से 30 मार्क्स। सर परचेजेस नॉमिनल में आएगा या रियल अकाउंट में आएगा? मेरे हिसाब से नॉमिनल में आएगा, कुछ ऑथर्स के हिसाब से रियल में आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं बोलता हूं जो भी पीएनएल का आइटम है वो नॉमिनल है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, तो मैं परचेज को एक्सपेंस मानता हूं और उसको लेता हूं एज अ नॉमिनल। कुछ लोग इस एजम्पशन के साथ कि परचेज में बेसिकली गुड आता है तो गुड इज अ रियल अकाउंट, तो उसको रियल करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं वो पीएनएल का आइटम है तो दैट शुड बी नॉमिनल, परचेज शुड बी नॉमिनल। हाँ मैं लास्ट में एडजस्टिंग एंट्री करता हूं टुवर्ड्स द क्लोजिंग स्टॉक, कि साल के एंड में मुझे कितना क्लोज स्टॉक बच रहा है, दैट क्लोजिंग स्टॉक द इन्वेंट्री विच यू आर हैविंग इन द बैलेंस शीट इज अ रियल अकाउंट, दैट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है सर, आई हैव डाउट रिगार्डिंग फैक्ट्री रेंट, इट इज इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसरार हक का। इसरार हक पूछ रहे हैं कि सर मेरा डाउट है जो हमने फैक्ट्री रेंट पे कर दिया, जो हमने फैक्ट्री रेंट पे कर दिया, जो हमने फैक्ट्री रेंट पे कर दिया, ये ट्रेडिंग अकाउंट का है या पर्सनल अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस का है। यहां पे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स पूरे नहीं देखे, उनको घबराने की बात नहीं है। आप भी जब 1 to 22 लेक्चर देखोगे तो आपको सारा अकाउंट ऐसे समझ आएगा। ये क्वेश्चन जो इसने पूछा है ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि कौन से खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कौन से क्वेश्चन खर्चे प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। ये ट्रायल बैलेंस के बाद का स्टेप है। अगर आपने वहां तक नहीं पढ़ा है तो निराश मत हो जाओ। देखो मैं लाइव सेशन ले रहा हूं, डाउट सेशन ले रहा हूं, मैं बार बार तो बोलता था पहले टेलीग्राम पे भी मैं यही प्रॉब्लम होगी, मैंने बोला था मैं चैप्टर वाइज डाउट्स लिया करूंगा, बट लोग क्या होते थे कहीं से भी पूछते थे। आज मैंने बोला था चैप्टर नंबर 2 का डाउट होगा, वो चैप्टर नंबर 13 का पूछते हैं, चैप्टर नंबर 17 का पूछते हैं, चैप्टर नंबर 2 का पूछते नहीं। तो मुझे लगा कि यार ये मतलब वो वर्क नहीं कर पा रहा था। तो यहां पे भी आप क्या करूंगा, सारे बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरा ये है अगर आपने सबने पढ़ लिया तो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो बोलेगा कि मेरे लिए तो इररिलेवेंट है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप अभी समझ लो क्या चीज है, जब आप वो पढ़ोगे तब आपको याद आएगा। देखो क्या होता है, आप क्या बनाते हो, 2 अकाउंट बनाते हो। एक आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ट्रायल बैलेंस के बाद, और बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, यहां पे सेल्स होता है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहां पे ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और जीपी निकलता है। आपको लगता है निकलता है कि ट्रेडिंग से आपने ग्रॉस में कितना कमाया, जिसको ग्रॉस में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी आता है यहां से, और आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेसिकली गेम यहां पे यही है कि सर फैक्ट्री का रेंट जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो गेम यहां से ऐसे चल रही है कि ये जो एक्सपेंस है फैक्ट्री का, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब देखो फैक्ट्री क्या है, मतलब इट मींस जहां पे आप बना रहे हो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर वाला कंसेप्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में आप क्या बनाओगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके गुड्स बनाओगे, तो उन गुड्स को बेचोगे। तो जो आपने गुड्स बना लिए उसके लिए फैक्ट्री में फैक्ट्री का होना जरूरी है। हां सर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वो सारे गुड्स, वो सारे खर्चे जो इन गुड्स को बनाने के लिए लगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैं मेरे पास प्रिंटिंग प्रेस है, मैं बुक्स पब्लिश करता हूं, तो बुक बनाने के लिए जितने भी खर्चे लगेंगे वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और या आप बोलो यहां पे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, हालांकि उससे पहले एक अकाउंट बना था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। अब मैं मानता हूं ट्रेडिंग अकाउंट है क्योंकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस किया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इस फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगेगा वो इंक्लूडिंग दैट फैक्ट्री का रेंट, क्योंकि वहां ही तो ये गुड बना रहा है, तो वो भी डायरेक्टली इस, अगर मुझे ये नहीं बनाना होता तो मुझे फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो फैक्ट्री डायरेक्टली है इस गुड्स के लिए, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और बाकी अगर आपके एम्प्लॉयज है, किसके, फैक्ट्री के बाहर के एम्प्लॉयज जो है, या फैक्ट्री के बाहर जो आपका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का रेंट पीएनएल में जाएगा, और फैक्ट्री के ऑफिस का रेंट, जो फैक्ट्री का ऑफिस है या फैक्ट्री है उसका रेंट है, वो ट्रेडिंग अकाउंट या आप बोलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। आई होप इस तरह आपका सवाल दूर हुआ होगा।
बुराक भाई भी बोल रहा है हाउ टू गेट 30 मार्क्स. Qualified fast scores 23 from accounts. You are building concepts. I am an engineering student now preparing for FA. I am new and started following. Believe me, sir, accountancy now my cup of tea. Okay, sir, is there any need of consulting books after these lectures? सबा बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सारा चीज कवर करा रहा हूं, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ बने रहना ग्रुप में. ऐसा ना हो कि मैं कुछ नोट शेयर करूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. हालांकि मैं यूट्यूब के भी थ्रू भी वो अनाउंस कर ही दूंगा, तो आप बेल आइकन खाली दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. और अगर आपको किसी और का नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे चैनल का फाउंडेशन के लिए, तो आप उसको छोड़ सकते हो अगर आपको वो टॉपिक आ रहा है. और अगर उसमें टॉपिक का लिख लेता हूं मैं थंबनेल में, अगर आपको लगता है इस टॉपिक में आपका होल्ड कम है, तब आप टॉपिक देखना, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है. सर जो सिलेबस ऐड हुआ ना वो भी कवर करना सर, हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है. कोई बात नहीं, नहीं भाई, मैंने 2-3 बार बोल दिया वीडियोस के थ्रू और 10-15 बार ऐसे बोल दिया कि मैं वो कवर कर दूंगा. सर समर सिंह लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन फा इज मोर कंपेयर टू पा, व्हाट्स योर टेक ऑन इट. कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए हैं एज फार एज अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड, बाकी के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं. तो थोड़ा सा लेवल तो मैं भी बोलता हूं कि फा का पा से ज्यादा है. अस्सलाम वालेकुम सर, सीरियसली सर योर वे ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स आर फेबुलस. थैंक यू मुजम्मिल भाई. सर बुक की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी सतीश? इसके मतलब मेरा कोई भी वीडियो देखोगे ना, जो मैंने अभी प्ले लिस्ट दिखा दिया, वहां पे आपको मिल जाएगा ये बुक का लिंक. नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे देता हूं. रेंट पेड, दिस इंक्लूड्स ऑफिस एंड गोडाउन रेंट. द अमाउंट ऑफ रेंट पेड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपका रेंट जो पे कर दिया इसरार, अगर आपका जो रेंट है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वो रेंट अगर आपका क्या है डायरेक्ट फैक्ट्री के बाहर वाला जो है ऑफिस का है, ऑफिस का रेंट आपका पीएनएल में जाएगा. बट फैक्ट्री का रेंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट बोलो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है. फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, वेजेस है, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है. कुछ भी डाउट रखना इसरार तो फिर मुझे 1-to-1 मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं क्लियर कर दूंगा. इज सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक अवेलेबल? यस सबा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक इज अवेलेबल. आपका किसी कोई भी मेरा वीडियो देखोगे अकाउंट असिस्टेंट का, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है. लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू. रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री हमें नॉमिनल रूल से रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप में मलिक जैनब, रियलाइजेशन अकाउंट के रूल जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिकली क्या करते हो आप, एसेट्स को सबको खत्म करते हो ना, तो आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिट बाय. बेसिकली आपका जो एसेट है उसको खत्म करते हो, बुक से निकाल देते हो, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हो, टू एसेट कर लेते हो. ठीक है. और ये एक मिनट, चैट पब्लिक ही एज लतीफ, मेरे क्वेश्चंस कहाँ पे गए? हाँ ये आ गए. व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा, कैसे ज्वाइन करना है? सबा व्हाट्सएप ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, नहीं तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, बट प्लीज कॉल्स नहीं कर देना कोई भी, सिर्फ मैसेज कर देना कि सर ग्रुप में ऐड करो 9711374943. नहीं तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर देना. टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम में @CA लतीफ लिख लो, LATEEF तो मिल जाएगा. थैंक्स अ लॉट फॉर दोज लेक्चर्स. एनसीईआरटी बुक इज नॉट अवेलेबल एट शॉप्स. खुर्शीद, एनसीईआरटी की बुक ना आप लोगों को और इंटरनेट पे मिल जाएगा. एनसीईआरटी की साइट पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो बायजूस की साइट पे जाओ, बायजूस की साइट पे जाओ, वहां से आपको एनसीईआरटी की बुक मिलेगी. बायजूस की साइट पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगा एनसीईआरटी का बुक. नहीं तो मैं आज कोशिश कर लेता हूं, जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स है और टेलीग्राम है, अगर आपको एनसीईआरटी बुक पूछ रहे हो, हालांकि जरूरत नहीं है, मैं सारा कवर करा रहा हूं आपके लिए, ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक पड़ी हुई है, मैं वो आपको ना गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूं, आप वहां से ले लेना. सर जो एक्स्ट्रा सिलेबस आया है वो कब देंगे? वो मैं 25 जैन के बाद दे दूंगा. अभी बाकी व्हाट लीड्स टू अकाउंटेंसी में समझा नहीं आपका क्वेश्चन. अगर है तो शायद आप स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग की बात करें, वो ऑलरेडी. हाउ टू गेट गुड सर, कैसे हाउ टू डील विद लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड लॉसेस ड्यू टू फायर. लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट आपका पीएनएल में जाएगा, खर्चा है, नुकसान है आपका. कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट मैंने अभी बोल दिया. ड्यूअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, या उसका ड्यूअल एस्पेक्ट होता है जिसका नाम है डबल एंट्री. तो इसका मतलब है या तो एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम होगा. एग्जाम्पल, या ऐसा होगा कैपिटल बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा,
या कैपिटल घटेगी एसेट घटेगा। जैसे एक एग्जांपल है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल एसेट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का है। कोई भी ट्रांजैक्शन से या तो ये दो चीज़ें बढ़ेंगी और ये बढ़ेगा, या ये कम हो जाएगा ये कम हो जाएंगी, या ये एक बढ़ेगा ये दूसरा कम हो जाएगा, ऐसे होता है। इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल का कंसेप्ट मतलब क्या होता है, जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन जब ओकर हो जाएगी तब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बारे में कैश आया या नहीं आया वो नहीं करेंगे। मतलब अकाउंटिंग जब हम करते हैं ना वो दो तरीका होता है, या तो होता है एक्रूअल बेस्ड या तो होता है कैश बेस्ड। कैश बेस्ड अकाउंटिंग होता है कि हम जब कैश आया या कैश गया तब अकाउंटिंग करते हैं, बट एक्रूअल बेस्ड होता है जब वो ट्रांजैक्शन रियलिटी में एक्रू होगी, ट्रांजैक्शन ओकर होगी तब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। एग्जाम्पल, मैंने किसी बंदे को सेल कर दी उधार में, तो मैं बोलूंगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहां पे मैंने सेल क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गई मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट। अगर कैश बेस्ड अकाउंटिंग होती तो मैं तभी इसको सेल मानता जब मेरे पास कैश आता, जब डेटर से कैश आता तब मैं बोलता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तब तक मैं इसको सेल ही नहीं मानता, वो सेल बेस्ड कैश बेस्ड, बट हम एक्रूअल बेस्ड करते हैं। या इसी तरीके से कोई खर्चा अगर हो गया, अभी आपने पे नहीं किया, वही लास्ट एग्जांपल मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग में सैलरी का एग्जांपल दिया था, तो सैलरी पे नहीं हो गया बट एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से सैलरी का खर्चा बुक होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। नो मैटर द कैश हैज नॉट बीन येट पेड बट स्टिल द अकाउंटिंग एंट्री विल बी मेड ऑफ द सैलरी ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट बिकॉज द सैलरी हैज ऑलरेडी बिकम ड्यू, द एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। हमने पे नहीं कर दिया बट ट्रांजैक्शन हो गई तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। सर प्लेलिस्ट डज नॉट शो एनी लेक्चर, पता नहीं कौन सा प्लेलिस्ट देख रहे हो मेरे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जैसे ज्वाइन कैसे करें मैंने बोल दिया। सर न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट करेंगे, 25 जैन के बाद। आपको न्यू टॉपिक्स की इतनी पड़ी है, इट मींस पुराना तुमने कवर कर दिया मोहसिन भाई। और वो न्यू टॉपिक के बारे में कुछ खास उतना बड़ा नहीं है, तीर नहीं है वहां पे, जो कुछ आप उसी पे फोकस कर रहे हो। सर कैश बुक एंड बैंक की डेबिट एंड क्रेडिट साइड को एक्सप्लेन कर देना। ये अगर मैं कैश बुक बनाऊंगा, ये एक एसेट अकाउंट है, इसका क्या बनेगा, ये आपका डेबिट साइड रहा, ये आपका क्रेडिट साइड रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर्स और इसको बोलते हैं अमाउंट, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स और इसको बोलते हैं अमाउंट। ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। अब बच्चों को कहां पे प्रॉब्लम होती है, जब हम डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं जिसमें हमारा दूसरा कॉलम जो होता है वो बैंक होता है, तब क्या होता है, तब सीन कुछ इस तरह से होता है। तब दो कॉलम बनते हैं यहां पे, एक होता है कैश और होता है बैंक, और होता है कैश और बैंक। तो ये है कैश अकाउंट, तो इसको मैं अगर हाईलाइट करूंगा, ये कैश अकाउंट है, ये वाला पार्ट कैश अकाउंट का डेबिट साइड, और ये है बैंक अकाउंट का डेबिट साइड, ठीक है। और ये है कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड, ये है बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड। आई होप आपका क्वेश्चन यही कहना था, सर कैश बुक एंड बैंक की डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये कैश का डेबिट साइड है, ये बैंक का डेबिट साइड है, ये कैश का क्रेडिट साइड है, ये बैंक का क्रेडिट। अब अगर आपके पास कैश आया थ्रू सेल तो आप एंट्री करोगे, आपने सेल कर दी, अब आपने सेल कर दी, सपोज 10,000 की सेल कर दी कैश सेल, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, तो आप कैश बुक के डेबिट साइड में डालोगे, क्या डालोगे, कैश बुक के डेबिट साइड में डालोगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई खर्चा कर दिया 2,000 का, एक्सपेंस कर दिया कुछ, तो आप कैश से 2,000 लेस करोगे बाय एक्सपेंसेस। और अगर आपका बैंक में पैसा आ गया, सपोज 5,000 आपके बैंक में किसी कस्टमर ने दे दिए, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और अगर आपने बैंक से पेमेंट कर दी क्रेडिटर को चेक दे दिया, तो वो बैंक से पैसा जाएगा, तो आप यहां पे आपको सपोज 30,000 का दे दिया बाय क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक में लिखना है। तो जो ट्रांजैक्शन कैश की हो जाएंगी वो कैश में लिखनी है, जो ट्रांजैक्शन बैंक की हो जाएगी वो बैंक में लिखना है। इसका एक और फिर कंसेप्ट होता है जहां पे बच्चों को डाउट होता है, वो होता है कंट्रा एंट्री।
कंट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, मैंने जो कैश सेल्स की थी उसमें मैंने बस कैश बचा था, मैंने उसको अगले दिन बैंक में जमा कर दिया। सपोज आज जितनी भी सेल कर दी मैंने, मेरे पास 10,000 का कैश पड़ा हुआ है, तो मैं अगले दिन गया इस कैश को बैंक में जमा कर दिया। अब क्या हुआ, मेरा कैश कम हो गया, मेरा बैंक बढ़ेगा, तो मैंने बैंक में एंट्री पैसा बढ़ा दिया, तो मैं अपने बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करूंगा, बैंक को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरा कैश चला गया, कैश को टू कैश चला गया, तो एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, तो रीड करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ये हो गया। दूसरी एंट्री क्या जाएगी, सर कैश कम हो गया, तो कैश को मुझे कम करना पड़ेगा, कैश को कम करता हूं बाय बैंक। ये जो ट्रांजैक्शन हो गई, अगर तुम देखोगे यहां पे, ये जो ट्रांजैक्शन हो गई, ये जो ट्रांजैक्शन हो गई, ये तुमने देखा अभी क्या हुआ, ये कैश बुक के डेबिट साइड से भी आ गया, कैश बुक के क्रेडिट साइड से भी आ गया, मगर फर्क करो, विजुअलाइज करो, कैश बुक में ये डेबिट साइड में बैंक कॉलम में आया क्योंकि बैंक में पैसा आया, और चला गया कैश बुक के क्रेडिट कॉलम से कैश वाले कॉलम से, कैश यहां से चला गया। तो यहां पे अगर देखोगे ये कैश कॉलम से गई एंट्री और यहां पे बैंक कॉलम में आ गया, इसको लिखते हैं हम सी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जो बैंक में पैसा आया कहां से आया, अपना ही कैश आया, तो कैश आपका कम होगा, बैंक आपका बढ़ेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप आपको समझ आएगा। इसरार मैंने आपको बता दिया, अब आपको शायद डाउट क्लियर हुआ होगा। सर प्लीज टेल मी इज योर लेक्चर्स एनफ। अब मैं गुस्से में बोलूं कि एनफ नहीं है तो ढूंढ लो, कहां से ढूंढना है तुम्हें, 100 बार बोल रहा हूं कि एनफ है, एनफ है। ट्रायल बैलेंस के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना जरूरी है, अपेरेंटली तो उतना जरूरी नहीं है, बट अभी जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा एडिशनल लेक्चर्स, मैं सोच रहा हूं एक रेक्टिफिकेशन एरर डालूंगा, बट ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफिकेशन एरर्स टोटली डिफरेंट है, मेरे हिसाब से पूछने नहीं चाहिए उसके बारे में, बट स्टिल थोड़ा सा मैं टच करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ना इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे। सर डेप्रिसिएशन का बताओ, ऑलरेडी बता दिया मैंने, ऊपर देख ले। मोहसिन भाई कितनी बार ये मैसेज करोगे, सर न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट करोगे? आप बाकी लोगों का नुकसान करते हो क्योंकि उनका डाउट्स में नहीं देख पा रहा हूं। आपने एक बार मैसेज कर दिया ना, मुझे रिलेवेंट लगे तो मैं रिप्लाई करूंगा, रिलेवेंट नहीं लगूंगा तो मैं इग्नोर करूंगा। अपना भी टाइम जाया करो और दूसरे लोगों का टाइम भी जाया कर रहे हो। डेप्रिसिएशन का बताओ, नवी राजपूत ऑलरेडी बता दिया, सिर्फ 2 बंदे मैसेज कर रहे हैं, नवी राजपूत और मोहसिन, और दोनों के सवालों का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। डेप्रिसिएशन इज ए कैश और नॉन कैश। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने अभी बोला था ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वाउचर की जब मैंने बात कर दी थी। खर्चा तो पहले ही आपने एसेट पे कर दिया था, फर्नीचर आपने पहले ही 5 साल पहले परचेज कर दिया था। अब जब आप उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे तब क्या होगा, तब एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट। तो ये आपने खर्चा जो फर्नीचर का डाला 10,000 का डेप्रिसिएशन, तो क्या इसमें कैश इन्वॉल्व हुआ? नहीं, तो ये नॉन कैश है। टेलीग्राम का लिंक @CA लतीफ। नैरो माइंडेड अबाउट प्रॉफिट एंड ब्रॉड माइंडेड अबाउट लॉसेस, हाँ उसको बोलते हैं एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। यू हैव टू बी प्रूडेंट, शौकत बिल्कुल सही बोल रहे हो, वी हैव टू बी प्रूडेंट, वी हैव टू बी कंजर्व। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे, तो इसको भी मैं कवर कर लेता हूं यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट। बाकी नेचुरल कैलेमिटीज जो आपको लॉस आएगा, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, तो जो भी आपका गुड चले जाएगा वो टू परचेज हो जाएगा, वो मैं जर्नल एंट्रीज में बता दूंगा। यहाँ पे इसने बोला है बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछते हैं, डेबिट नोट के बारे में पूछते हैं और क्रेडिट नोट के बारे में पूछते हैं। हाँ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पूछते हैं। देखो क्या होता है, जब आपने परचेजेस की थी, क्रेडिट परचेजेस की थी, तो आपने एंट्री क्या की थी, आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये कर दिया था। सपोज 1 लाख का आपने माल परचेज किया था, तो आपने तब ये एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बाद में जब आपके पास माल आया तो आपने देखा 20,000 के गुड जो है वो डिफेक्टिव है,
तो आपको पता चला कि 20,000 के गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है। जब ये डिफेक्टिव निकले तो आपने क्या कर दोगे, आप इसको रिटर्न करोगे। जब आप परचेजेस को रिटर्न करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, सर हम उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इसको परचेज रिटर्न। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब क्रेडिटर को आप वापस दोगे तो आप क्रेडिटर को क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। आपने 20,000 का माल वापस कर दिया तो क्रेडिटर को आप डेबिट करोगे तो परचेज रिटर्न। इसको परचेज भी लिख सकते हैं बट हम अलग अलग रखते हैं, परचेज को अलग रखते हैं, परचेज रिटर्न को अलग रखते हैं, और साल के एंड में फिर बोलते हैं नेट परचेज कितनी हुई, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब ये तो आपने क्या कर दिया क्रेडिटर को, सर हमने क्रेडिटर को क्या किया, डेबिट कर दिया, हमने क्रेडिटर को क्या किया, डेबिट किया। तो आप क्या करोगे, उसको गुड्स भेजोगे, आप उसको गुड्स जब भेजोगे साथ में आप उसको एक नोट दोगे, उसको बोलते हैं डेबिट नोट, जिसमें आप बोलोगे उसे आप हमने जो भी वो क्वांटिटी होगी, कितने पीसेस थे, क्या आइटम था, टोटल वैल्यू 20,000 से आपको अपने बुक्स में डेबिट कर दिया। अब आप इसको एक्नॉलेज करो, तो आपने उसे क्या दिया, डेबिट नोट। तो कब देते हैं डेबिट नोट, जब आप परचेज रिटर्न करते हो, तो आप क्योंकि आप क्रेडिटर को डेबिट करोगे तो आप उसे दोगे डेबिट नोट, और वो क्या करेगा, जब वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई वाकई गुड्स डिफेक्टिव है, तो वो आपको, क्योंकि उसने पहले आपको डेबिट किया था, अब वो आपको क्रेडिट करेगा, तो उसके लिए वो सेल रिटर्न हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, उसने आपको क्रेडिट किया तो वो आपको क्रेडिट नोट होगा। इसी तरीके से वाइसी वर्सा है, जब सेल रिटर्न होता है तो बंदा क्रेडिट नोट देता है, और जब परचेज रिटर्न होता है तो बंदा जो इशू करता है वो डेबिट नोट देता है। आई होप आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ आए। रिसीट वोचर मैंने बता दिया ऑलरेडी, पेमेंट वोचर इस उल्टा, जब आप पेमेंट करोगे तो आप जो वोचर दोगे वो पेमेंट वोचर होगा, और रिसीट वोचर जब आप कैश रिसीव करोगे तब आप कर सकते। सर फाक पेपर कौन से लेक्चर से शुरू करें, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें पहले 15-17 मिनट छोड़ दो, बाकी फिर पूरा आपके लिए है। डेप्रिसिएशन का बताओ सर, राशिद बता दिया, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, एसेट को डेप्रिशिएट करते हो और उसको पीएनएल में लेते हो, मैचिंग कंसेप्ट बोलो। क्लियर डाउट्स ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सर प्लीज क्लियर माय कंफ्यूजन व्हेन क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स आर इशूड, प्लीज क्लियर व्हेन यू से परचेज रिटर्न सेल्स, हाउ डिड यू ट्रीट योरसेल्फ एज कस्टमर और ओनर। परचेज रिटर्न, अब मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से बात है ना, तो मैंने माल वापस भेजा, जो मैंने परचेज किया था दैट इज माय परचेज रिटर्न, और अगर मेरा डेटर करेगा तो वो उसको परचेज रिटर्न देखेगा, मेरे लिए वो सेल्स रिटर्न है। तो आप अपने हिसाब से देखो क्या हो गया आपका, तो समझ आएगा। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ दीज इज बैलेंस्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंसेस। जुएरा समझ नहीं आया मुझे तुम्हारा, विच ऑफ दीज इज बैलेंस्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। सर आई एम गेटिंग कंफ्यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स। जर्नल के लेक्चर्स मैंने रखे हैं, वो देखो, और जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो रोहाना, तो आपको होल्ड आ जाएगा। फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप में परफेक्टनेस आ जाएगी। नवी राजपूत, कौन सा क्वेश्चन मैंने टॉपिक में डिस्कस नहीं कर दिया, व्हाट टू डू विद द लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड लॉसेस ड्यू टू फायर। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको लॉस ड्यू टू फायर हुआ ना अम्मार, क्या लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू फायर हुआ, क्या हुआ, आग लगी खुदा ना खास्ता, और क्या हुआ, स्टॉक जल गया। स्टॉक जब आपने परचेज किया था तो आपने क्या एंट्री की थी, परचेज की थी, अब वो परचेज तो रही नहीं, वो तो चली गई, तो क्या करोगे, आपका एक एबनॉर्मल लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू फायर, तो एंट्री करोगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, ये आपका लॉस हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। तो क्या चला गया, आपके जो गुड्स आपने परचेज किए थे उसको परचेज रखा था, वो तो परचेज हुई नहीं अब, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सपोज 10,000 का लॉस हुआ, 10,000 के गुड्स चले, या लॉस हुआ, या लॉस ड्यू टू फैट, जो भी होगा, फिर ये खर्चा जो है, लॉस जो है, ये पीएनएल में जाएगा। उसके बाद आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन अगर मैं अभी थोड़ा नहीं ले रहा हूं, उसके लिए रीजन है, मैं एक अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज, जो टिपिकल जर्नल एंट्रीज है जहां पे बच्चों को क्वेश्चन कंफ्यूजन होती है, वहां पे कवर कराऊंगा। हो सकता है मैं अभी आगे इस डाउट सेशन में वो वाले एंट्रीज ना लूंगा, अदरवाइज एंट्री तो ये हो जाएगी, अम्मार हैदर, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट एक्सपेंस टू परचेज, क्योंकि आपने जब पहले परचेज किया था तो परचेज को डेबिट किया था, अब तो वो परचेज रही नहीं, वो गुड्स तो चले गए, तो उसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि वो परचेज वाला खर्चा नहीं है, वो अब डायरेक्ट खर्चे से जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया। लॉस ड्यू टू फायर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
विल यू कवर टॉपिक्स रिलेटेड टू टैक्स? यस आई विल कवर टॉपिक्स रिलेटेड टू टैक्स। और टॉपिक्स क्यों बोलते हैं, वो एक टॉपिक है, पता नहीं आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो गए। कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और IFMS एक एक टॉपिक है दोस्तों मेरे, वो एक एक बुक नहीं है। अगर बुक होती तो अलग से बुक आ जाती। पता नहीं SSB वालों का भी दिमाग खराब हुआ है और उन बंदों का भी खराब हुआ है दिमाग, जो ये बोलते हैं कि ये इन इटसेल्फ बुक्स है। आपको बेसिक्स पूछा जाएगा, आपको वो सारी बुक नहीं पूछी जाएगी। फिर अकाउंटेंसी क्यों रखा, फिर अलग से बुक रखते ना। मैंने CA किया तो अकाउंटेंसी हमारी अलग बुक होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग बुक होती है, टैक्स अलग बुक होती है। तो इसका ये मतलब नहीं, उन्होंने एक टॉपिक रखा है खाली, तो उसको एज ए टॉपिक रखो, टॉपिक्स मत रखो, अदरवाइज दिमाग में एक बर्डन रहेगा। हाउ टू डाउनलोड योर वीडियोस? डाउनलोड क्यों करने मेरे दोस्त, प्लेलिस्ट में तो पड़े हैं ना। और बाकी देखो यूट्यूब से कैसे डाउनलोड करते हैं। परचेज अकाउंट नॉमिनली है, अगर होगा तो वो मेरा टाइपो एरर होगा अल्फा, मेरे लॉजिक के हिसाब से वो नॉमिनल अकाउंट है, पता नहीं कहाँ पे गया होगा परचेज अकाउंट। शायद मैंने वो इंस्टीट्यूट की बुक का स्क्रीनशॉट लिया है, वहाँ पे उन्होंने रियल लिखा है, बट मैंने अपने लेक्चर में क्लियरफाई कर दिया, मेरे हिसाब से वो नॉमिनल है। अम्मार फिर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, डिबार्ड एक्सपेंचर को एक्सप्लेन करो। पता नहीं रियाज चौधरी डिबार्ड एक्सपेंचर क्या है, व्हाट इज द कंट्रा एंट्री? अभी मैंने आपको बता दिया कंट्रा एंट्री क्या है ऊपर ही। सर प्लीज एक्सप्लेन। विल अजरल व्हाट टू डू विद, पता नहीं एक क्वेश्चन क्यों पूछा, एक्सप्लेन हाउ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज पर्सनल अकाउंट। सोलिया ने पूछा है सर ये बता दो, जो रेंट एडवांस में रिसीव कर दी है वो पर्सनल अकाउंट क्यों है? सोलिया, आपने जो रेंट रिसीव करनी होती है ना, नॉर्मली रेंट आपकी इनकम होती है, तो इनकम है नॉमिनल, बट आपने एडवांस में रेंट ले ली, आपने अपने जिससे आपने रेंट लेना था एडवांस में रेंट ले लिया, तो अगर आप देखोगे अभी तो आपका ड्यू नहीं हुआ है मैचिंग कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट से वो रेंट, तो आप उसको अपनी इनकम तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलेगा, जब तक वो रियलाइज नहीं होगा रेंट तब तक आप उसको नहीं करोगे, जब तक वो यूज नहीं करेगा आपकी बिल्डिंग। सपोज आपने अप्रैल की रेंट एडवांस में ले ली, या आज जनवरी चल रहा है, आपने फरवरी और मार्च की रेंट एडवांस में ले ली, तो अभी तो फरवरी आया नहीं ना, अभी तो उसने आपके ये दुकान यूज ही नहीं किया या आपकी जगह यूज ही नहीं की, तो आप उसको फरवरी की रेंट तो मान ही नहीं सकते हो, पर आपने एडवांस में ले लिया तो इसको बोलते हैं एडवांस रेंट। अब ये एडवांस क्या है, ये तो एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उससे आपने पैसे लिए हैं, तो ये क्या इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन ना, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप सवाल आपको समझ आया कि ये पर्सनल अकाउंट क्यों है। जाकिर बोल रहा है थोड़ा धीरे बोलो। जाकिर अभी जो टाइम हो रहा है 8:53 हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मैं तेज क्यों बोल रहा हूं, मैंने रखा है डाउट सेशन 8 बजे से 9:30। हर किसी को एक्सपेक्टेशन कि मेरा डाउट क्लियर होगा। इसमें भी कुछ बंदे हैं जो एक एक क्वेश्चन को 50-50 बार लिख रहे हैं, तो उनको पढ़ने में भी टाइम लगता है, तभी जाकर नुकसान हो रहा है आप लोगों का। मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा तो कुछ ही क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सर जर्नल एंट्रीज पूरा समझाए, लाइक मुझे कंफ्यूजन है जर्नल एंट्री में अकाउंट रिकॉग्नाइज करना, एग्जाम्पल ₹100 गिवन एज चैरिटी, इसमें कौन से 2 अकाउंट है सर? ऐसे ही एंट्रीज आप समझाओ हमें। मैं अलग से एक लेक्चर, हालांकि मैंने अपने जर्नल में करा दिए हैं, जर्नल के आप फाउंडेशन के 4 लेक्चर्स है, आपके लिए 3 लेक्चर्स है, उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर करा दी है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं बिल्कुल इनको नहीं ले पा रहा हूं, तो अलग से भी मैं इनको करने की कोशिश करूंगा, बट मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। अमार हैदर, एक ही क्वेश्चन को आपने 50-50 बार लिखा है दोस्त मेरे, एक ही बार लिखने से तसल्ली नहीं होती है आपको, आप बहुत सारे बच्चों का टाइम जाया करते हो। तो जर्नल एंट्रीज में जमीर अलग से बता दूंगा। बाकी आपने जब चैरिटी दे दी है ना, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो एक तो आपका बोलते हो चैरिटी है, दूसरा आपका क्या दिया आपने, कैश दिया, क्या दिया आपने, कैश दे दिया है ना। अब मालिक ने कैश दे दिया चैरिटी भिखारी को, हम बोलते हैं बिजनेस भिखारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, बिजनेस धंधा करने के लिए। तो मालिक किसी को पैसा देगा तो वो हम ड्राइंग बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, एक तो ड्राइंग इन्वॉल्व हो गई क्योंकि मालिक ने किसी को चैरिटी दे दी, और कैश इन्वॉल्व हो गया, पैसा दे दिया। तो चैरिटी कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस चैरिटी करने नहीं आई है, तो है अगर मालिक दे रहा है, किसी को दे रहा है, किसी को अपनी डिस्क्रिप्शन से दे रहा है, तो हम बोलेंगे ये मालिक ने पैसा निकाला बिजनेस से, उसको अपने जेब से चैरिटी, सवाब तो वो अपने लिए कमाएगा ना, कि बिजनेस के लिए सवाब कमाएगा आखिरत में, तो अपने लिए कमाएगा ना, तो ये बोलेंगे ये आपका पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो जाएगा वो ड्राइंग हो जाएगा और कैश होगा, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिसऑनर्ड चेक कैसे रिकॉर्ड होती है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स है, डिसऑनर्ड चेक मैं अभी भी बता सकता हूं, तो मैं आपको ना ये जर्नल का लेक्चर ही होपफुली 1-2 दिन में आ जाएगा, उसमें मैं जो टिपिकल जर्नल एंट्रीज होती है वो कवर करा दूंगा। मीर यूनिस थोड़ा सा सबर करो, 2 दिन का, उसके बाद आपको वीडियो मिलेगी।
बाकी टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड करो की ही करना यूनिस अपलोड। कोई बोल रहा है बैंक रिकलेशन स्टेटमेंट बना दो, बताओ। ऑलरेडी लेक्चर पढ़ी है मेरे दोस्त, वो देखो। इनवॉइस क्या होता है, कभी दुकान पे शॉपिंग नहीं की है? ग्रॉस प्रॉफिट ही जाता है क्रेडिट साइड से दोस्त, क्रेडिट साइड से ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, ग्रॉस लॉस तो डेबिट साइड से आता है। एडजस्टिंग एंट्री के बारे में अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। फिक्टिशियस एसेट बोला है किसी ने, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? देखो आपने ना कुछ खर्चों को पीएनएल में नहीं लिया होता है, आपने उनको डेफर किया होता है, आपने उनको डेफर किया है, वट एवर द रीजन, आपको लगता है फायदा अगले साल में, तो वो क्या होते हैं फिर वो बैलेंस शीट में आते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में इस तरफ से एसेट आते हैं, तो यहाँ पे एक खर्चा आ रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था, मैचिंग कंसेप्ट से आपको पीएनएल में जाना चाहिए था, मगर आपने वो पूरा नहीं लिया पीएनएल में क्योंकि आपको लगता है इसका फायदा 2 साल तक मिलेगा, तो आपने आधे को क्या किया, डेफर कर दिया, तो वो एसेट साइड में था। तो ये जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, सपोज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस है जो आपने अभी राइट ऑफ नहीं किए, तो ये मिसलिनियस एक्सपेंस, तो ये कोई एसेट है क्या? ये कोई एसेट है क्या? एसेट में कोई चीज होती है ना, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा खर्चा है जो भी पीएनएल में नहीं गया है, तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, नकली एसेट, जो वाकई एसेट नहीं है। रियाज चौधरी, ये डिबार्ड एक्सपेंडिचर मैंने पूरे सीए करिकुलम में नहीं पढ़ा है कहीं, पता नहीं आप लोग कहां से टर्म्स पढ़ते हो फिर उसके बारे में बात करते हो। कैश बुक एंड पासबुक, जो आप अपने रिकॉर्ड्स में रखते हो ना उसको कैश बुक बोलते हो, और जो आपको बैंक स्टेटमेंट देता है उसको पासबुक बोलते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो किसी को भी पता होगा, कैश बुक और पासबुक। पैकेजिंग मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि उस गुड्स को सेल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग करना जरूरी है ना, तो वो आपका पैकेजिंग मटेरियल डायरेक्ट में ही आ जाएगा। मुज़म्मिल वानी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वीलॉग ऑन, क्या बोलना चाहते हो? कंपनी बनाने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन, मैं अगेन बोलता हूं, बिजनेस को इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता है, सिर्फ कंपनीज को लगता है और पार्टनरशिप फर्म को लगता है। तो एक आम बंदे को टैक्स लगता है, बिजनेस को टैक्स नहीं लगता है। हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, और उसी में क्या होगा, ये बंदे को जो टैक्स लगेगा पर्सनल इनकम टैक्स, अगर उसने बिजनेस के पैसों से अपना टैक्स पे कर दिया तो हम उसको उसकी ड्राइंग मानेंगे, ना कि वो बिजनेस का खर्चा है, वो उसकी ड्राइंग है, तो वो इसका पर्सनल खर्चा है। सर बैंक रिकलेशन स्टेटमेंट कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है दोस्त, वो भी तो बताओ। वीलॉग ऑन, उसमें मैं डिटेल लेक्चर एक और दूंगा बैंक रिकलेशन स्टेटमेंट, हालांकि मैंने एक लेक्चर तो दे दिया है, अभी जब फाउंडेशन का रिकॉर्ड करूंगा तब थोड़ा डिटेल में और क्वेश्चंस करा दूंगा, तब देख लेना। व्हाट विल द ट्रांजैक्शन ऑफ बैड डेट, ये मैंने कल के लेक्चर में, आज जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ना दोस्त मुश्ताक अहमद भट्ट, आज जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ना वो देखो, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से लेक्चर नंबर 9 मैंने रिकॉर्ड किया, उसके 24th मिनट में जाना, वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस की जनरल एंट्रीज करा दी है, उसमें मैंने बैड डेट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया है, वहां से देखो। एडजस्टेड परचेज इज व्हाट अकाउंट? एडजस्टेड परचेज इज नॉमिनल अकाउंट। जो मैं बोलता हूं, मैं तो सारे परचेज को नॉमिनल बोलता हूं, इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं, मतलब बाकी ऑथर्स बोलते हैं नहीं, परचेज रियल अकाउंट है, बट अगर एडजस्टेड परचेज है, मतलब जो वाकई आपका एक्सपेंस हो गया है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोलते हैं, वो तो नॉमिनल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अल्फा जी, एडजस्टेड परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट। हनान बोलता है आई एम कंफ्यूज हाउ टू मेक एंट्री। हनान भाई, आपका जो एसएसबी वाला प्ले लिस्ट है, इसमें मेरे 3 लेक्चर है जर्नल पे, जो सीए फाउंडेशन का लेक्चर है उसमें 4 लेक्चर है, तो 3 और 4 7 लेक्चर तुम देखो, फिर मुझे बोलना आपको जर्नल एंट्री करना आता है कि नहीं आता है, फिर मैं तुम्हें फोन पे समझा दूंगा, बट ये प्लीज देखो अगर ऑनेस्ट रहना है तो। जाकिर पूछ रहा है सर पार्टनरशिप का इतना ही पढ़ना है जितना आपने पढ़ाया है, कहीं ना कहीं तो 15 वीडियोस में पढ़ाया है। हाँ, लेक्चर नंबर 16 है शायद पार्टनरशिप, सिर्फ एक वीडियो देखनी है। ये लेक्चर लास्ट में भी गेम चेंजर रहा था। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ फैकल्टीज ने 30 से 35 लेक्चर पढ़ा दिए थे इसके, जो नहीं आए, तो बिलीव मी अभी भी स्टिक टू दैट पॉलिसी ओनली। पार्टनरशिप या जो अभी नए 5 टॉपिक्स है, वो एक टॉपिक है, 1 या 2 लेक्चर में कवर करने, उससे ज्यादा नहीं करना है। एडजस्टिंग एंट्रीज,
पूछ रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज, बार बार पूछ रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। आपने क्या कर दिया, मैं एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डालनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज जब पीएन मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च आता है, तो आपने कुछ एंट्रीज एडजस्ट करनी होती है। मतलब कुछ खर्चे हुए नहीं है या आधे ज़्यादा दे दिए है तो आधे अगले साल के हैं, तो उनको एडजस्ट करना होता है। मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूं। आपने इंश्योरेंस पे कर दिया, स्टॉक पे इंश्योरेंस आपने पे कर दिया 1 अक्टूबर को, आपने 1 साल के लिए इंश्योरेंस कर दिया, तो 30 सितंबर तक का आपने इंश्योरेंस कर दिया स्टॉक का, या जो ऑफिस की गाड़ी है कार का, आपने 10,000 का इंश्योरेंस कर दिया। ये आपने पूरे साल के लिए इंश्योरेंस कर दिया। हाँ सर, हमने पूरे साल के लिए इंश्योरेंस कर दिया 10,000 का। तो तब आपने एंट्री क्या कर दी, आपने बोला हमने 10,000 का खर्चा कर दिया, तो आपने बोला इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपने खर्चा डाला। हाँ सर, ये हमने खर्चा डाला इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ये आपने 1 अक्टूबर को किया। अब जब 31 मार्च आया तो आप एनालाइज कर रहे हो कि ये जो खर्चा है, ये जो खर्चा है 10,000 का, ये 10,000 खर्चा जो है, एक मिनट वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। ये जो 10,000 का खर्चा है, ये तो पूरे साल का नहीं है, ये पूरे साल का खर्चा नहीं है। ये तो 31 मार्च तक तो जो रखा है, इसके बाद वाला तो इस साल के लिए जाएगा। तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इस साल तो 5,000 का ही खर्चा होना चाहिए था और 5,000 अगले साल का खर्चा होना चाहिए। ये जो 5,000 का अगले साल का खर्चा होना चाहिए, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, कुछ एरर आ रहा है शायद से, मेरा लगता है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ये जो 5,000 का खर्चा है, दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आप इसको एडजस्ट करते हो, तो यहां पे आप एंट्री करते हो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो आप प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करते हो और इंश्योरेंस को क्रेडिट करते हो, जो 5,000 का खर्चा नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं हम एडजस्टिंग एंट्री। इसी पे क्वेश्चन भी आया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। एक मिनट होल्ड कर देना, मैं मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत आ गया यहाँ पे, तो मैं इसको ठीक करता हूँ। तो अभी मैं इससे काम चलाता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। अब आई होप कि आपको अब ये समझ आया है एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होता है। चलिए, वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, को पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज वाला कंसेप्ट समझ लिया। व्हाट अबाउट गेन एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो आपका बिजनेस से आ रहा है वो प्रॉफिट होगा, और गेन अगर आपको पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट से या एक ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट की होती है, जो आपका नॉर्मल रेवेन्यू से नहीं होता है, उसको आप गेन बोलते हो। डेबिट इज व्हाट, डेबिट इज द साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। टॉपिक वाइज रहता नहीं है। टेक्निकल गेमिंग जो आप बोल रहे हो ना, उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि आप भी डाउट्स वैसे पूछो। कोई भी बंदा वैसे डाउट नहीं पूछता है। Difference between fixed capital and fluctuating capital account, the entries which are shown in the capital account of the fluctuating and fixed। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अलग से ले लूंगा। मैं कुछ डाउट छोड़ रहा हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। जो मुझे रिलेवेंट लगेंगे डाउट्स, वही मैं इसमें कर दूंगा कवर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कौन कौन से वीडियोस हम
कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स के डाउट्स कवर करेंगे, उसी वाले डाउट्स में ले लूंगा। Prepaid expense comes in which account? They are representative personal account. Those who are not commerce student do not go direct to NCERT. They are so typical to understand. वही तो मैं अमान बोल रहा हूँ कि आप ये बुक जो मैंने रखी है ल्यूसिड तरीके से रखी है, आप इसको देखो, फिर बाद में बात करेंगे। आमिर हुसैन ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है जर्नल पे, वो 7 लेक्चर्स देखो, फिर देखो आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। कंजर्वेटिज्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ऊपर कंट्रा एंट्री मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये भी मैंने बता दिया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो आप एसेट को, किसी भी एसेट को परचेज करते हो ना, तो उसकी एक कॉस्ट होती है, जो उसकी कॉस्ट है वो उसको बोलते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, उस पर आप उस एसेट को रिकॉग्नाइज करते हो। सर wages paid for installation of new machinery should be, wages paid for installation of new machinery should be। तो इसमें भाई मेरे, आपने अगर मशीनरी परचेज कर दी 1 लाख की, तो वो तो आप बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट बनना चाहिए, तो आप एंट्री करते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपया। आप बोलते हो कि इस एसेट का फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो पीएनएल में नहीं जाना चाहिए, तो 1 लाख से डेबिट करते हो। इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपया लग गए, तो वो 10,000 का खर्चा तो इसी एसेट के लिए हो ना, तो उस 10,000 का फायदा भी तो 1 ही साल तो नहीं मिलेगा, वो तो पूरा जब तक एसेट है तब तक फायदा मिलेगा, तो उसको भी हम कैपिटलाइज करते हैं। तो हम बोलते हैं ये तो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो वेजेस नहीं है, बल्कि वो मशीनरी को ही डेबिट करना है। तो आप बोलेगे ये जो एसेट है ये हमें 1 लाख का नहीं पड़ा, 1 लाख तो ये पड़ा और 10,000 इसको लगाने में लगे, तो ये एसेट 1,10,000 का हो गया, और ये 1,10,000 का खर्चे का फायदा हमें 5 साल तक मिलेगा, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे बुक्स में, तभी ये मशीनरी को ही डेबिट करेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल कौन से होते हैं? ओनली वन, बैंक प्लीज। नहीं, अपनी लाइबिलिटी को छोड़, इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स है आपके, वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? अरे भाई कॉस्ट अकाउंट में क्यों इतना जल्दी आ रहे हो? मैं जब कॉस्टिंग का लेक्चर पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा, अदरवाइज बाकी। इज एडवर्टीजमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट? उमर अजीज, एडवर्टीजमेंट इंटेंजिबल एसेट नहीं है, एडवर्टीजमेंट आपका खर्चा है, वो खर्चा है, वो कोई एसेट नहीं है, दैट इज एन एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपकी ऑपरेशंस में हो रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आ जाता हूं मैं इस पे। चेक आउट फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है? पता नहीं, प्लीज स्टेट योर क्वेश्चन ऑन जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पे ना मैं पूरा वो कर देता हूँ, एक वेरिएबल कॉस्ट दो विच चेंज द ओके 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 यू आर ग्रेट फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया सर जो नॉट ऑफ एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। सही बोला हुसैन ने, सही बोला है जवाब। क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, विच वन इज ट्रू? एज ऑन आंसर टू ओनली सेकंड वन इज करेक्ट। क्रेडिट एट डिक्रीज इन एसेट ये भी ट्रू है, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल ये भी ट्रू है। रिजवान भाई दोनों ट्रू है। एनसीईआरटी का जो क्रक्स है ना वो मैंने अपने बुक्स में रखा है, तो क्यों देखना है आप लोगों को एनसीईआरटी? यस, टेलीग्राम चैनल है @CL लतीफ। यार अभी से लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पूछ के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैं किसी का कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा, जब मैं पढ़ा दूंगा तब। इरशाद भाई अगर आपको मेरे लेक्चर्स पढ़ के समझ आ गया है और आपके पास टाइम है तब आप जाके उधर देखो एनसीईआरटी की बुक्स, अदरवाइज बिगिनर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो खुद से पढ़े, टाइम भी कम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मुदस्सिर हबीब बोल रहा है कि हाउ सेल्स अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस एंड हाउ कैपिटल अकाउंट हैज अ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। सर सेल्स क्या है? आपका रेवेन्यू, जब जब सेल्स हो जाएगी तब उसको क्रेडिट करोगे। हाँ सर, तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। और कैपिटल के लिए कभी डेबिट, नॉर्मली तो क्रेडिट ही रहता है, बट अगर उसने जितना बिजनेस में पैसा लगाया, आते आते निकालता गया, एक स्टेज आया उसने बिजनेस से ज्यादा ही पैसा निकाला, तो उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा। हालांकि रियरली ये बहुत कम होता है। नेचर ऑफ ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉमिनल। सर कंट्रा एंट्री पूछना, मैंने कंट्रा से नहीं, प्लीज एक्सप्लेन। शीना जान मैंने ऑलरेडी बोल दिया, लास्ट 5 टॉपिक जब आएंगे तब करा दूंगा।
गुड्स गिवन इन चैरिटी डार अब्बास, ऑलरेडी मैंने ऊपर एग्जांपल बता दी इसकी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अगर कैश में दिया गुड्स तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर गुड्स लिखा है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग क्या है, अभी क्यों आ रहे हैं उन चीज़ों पे, पहले मेन अकाउंटिंग तो समझो। डेप्रिसिएशन गुड्स पे चार्ज नहीं की जाती है अब्बास, डेप्रिसिएशन आप फिक्स्ड एसेट पे लगाते हो। फिक्टिशियस एसेट जो नकली एसेट है, जो मैंने ऊपर दिखाया मिसलेनियस, और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट जिनको हम टच नहीं कर रहे, वो एसेट होते हैं बट उनको टच नहीं करते। जैसे गुडविल है आपकी, कॉपीराइट, पेटेंट है, वो कोई फिजिकल टच नहीं कर सकते आप, बट वो एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट्स ही नहीं होते, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल जिनको आप टच कर सको, इंटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सको। टेंजिबल इज व्हाट यू कैन टच लाइक मशीनरी, हाँ बिल्कुल सही बोला है इसने। रिसीट वाउचर बोलो प्लीज, मैंने रिसीट वाउचर ऑलरेडी बोल दिया। उन बच्चों के लिए जो बोल रहे हैं कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग लेट ज्वाइन कर दी, ये मैं इसके बाद रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, आप तब देख लेना इसको। ये वैसे रिकॉर्ड ही रहता है तो आप तब उसको दोबारा देख सकते हो। हुसैन बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का है हुसैन, जो बोल रहा है कि सर जो जो टॉपिक्स है उन पे फोकस करो, इधर उधर मत भटको, और डाउट्स भी अच्छे पूछ रहा है और क्लैरिफिकेशन भी अच्छी दे रहा है। हुसैन इतू बहुत अच्छे से काम कर रहे हो आप। बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज और एसेट, बिल्कुल सही है सर। मैं कौन से लेक्चर से स्टार्ट करूँ फा आयरा जी, जो मेरा प्लेलिस्ट है ना यहाँ पे एसएसबी के लिए, वहाँ से कर लो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं और बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, उनको रिटेन्ड अर्निंग जो बोलते हैं। फा के लिए प्रीवियस वीडियोस एनफ है, हाँ फा के लिए तो वो तो पढ़ने ही पढ़ने, और एक्स्ट्रा वीडियोस में डालूंगा। सर टाइगर जिंदा है, ये हमारे लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी है? रिसीट वोचर मैंने बोल दिया। फीस कितनी है मेरे बैच की? बिल्कुल फ्री है मेरे दोस्त, कोई भी पैसा नहीं देना है आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग के पीछे क्यों लगे हो आप लोग? बहुत कम टॉपिक से तो वह आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सर व्हेन यू स्टार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, आरिफ मोहम्मद, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिट, कौन सी बुक पढ़नी है? सर मैं पहली बार पढ़ूंगा अकाउंटेंसी, कहाँ से स्टार्ट करूँ? ऑलरेडी बोल दिया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड एक्रूवल कंसेप्ट ऑलरेडी बोल दिया है इस वीडियो के सही स्टार्ट में, जब ये बंद हो जाएगा लेक्चर तब देख लेना। एडवर्टीजमेंट इज ए फिक्टिशियस रिजवान, बिल्कुल सही, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंडिचर है, वो तो पीएनएल में जाना चाहिए। अगर आपने किसी वजह से अभी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को पीएनएल में नहीं लिया बल्कि बैलेंस शीट में रखा है, वो आपका कोई भी एसेट नहीं है, तो वो आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाएगा। स्टॉक वर्सेस गुड्स, भाई जो स्टॉक होता है वही गुड्स होते हैं, दोनों सेम है। बट यूनिस, इज योर बुक एनफ फॉर अपकमिंग फॉर एग्जाम्स, प्लीज लेट मी नो। अभी तक की बुक है जो, वो तो पढ़नी है, एडिशनल टॉपिक्स जो नया आया उसके लिए मैं एडेंडम दूंगा, वो भी देखना है। यस वी कैन हैव डिस्काउंट कॉलम इन कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनों चीजें आती है। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, डबल कॉलम में कहीं पे लिखा होता है कैश और बैंक, और कहीं पे लिखा होगा कैश और डिस्काउंट। अगर कैश और डिस्काउंट है तब भी वो क्या कहलाया जाएगा? अगर मैंने देखा इसको कैश डिस्काउंट रखा और इसको कैश रखा, तब भी इसको डबल कॉलम बोलेंगे। और अगर मैंने डिस्काउंट की जगह बैंक रखा तब भी ये डबल कॉलम है। और जहां पे ट्रिपल कॉलम है वहां पे कैश बैंक डिस्काउंट तीनों रहेंगे। कंफ्यूजन स्टार्ट सिंगल में नहीं है, सिंगल में कैश रहेगा, ट्रिपल में तीनों रहेंगे,
डबल में कंफ्यूजन होती है। अगर आपने कैश और बैंक रखा उसको भी डबल बोलेंगे, और अगर कैश और डिस्काउंट रखा तब भी डबल रखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में आया, मैंने बुक में लिखा है कैश और डिस्काउंट डबल होता है, कैश बैंक और डिस्काउंट ट्रिपल होता है, मगर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लिखना है कैश और बैंक डबल होता है, कैश बैंक और डिस्काउंट ट्रिपल होता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के में भी एनसीईआरटी से सजेस्टेड की बनाएंगे और वो कैश और बैंक को डबल मानेंगे, कैश बैंक और डिस्काउंट को ट्रिपल मानेंगे। पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर देना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। बुक शारिक मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे सेंड। एक्सप्लेन लिमिटेड पार्टनरशिप एज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड योर गुड सेल्फ टू एक्सप्लेन। आरिफ करूंगा मैं, पार्टनरशिप पे ना अलग से एक वीडियो और दे दूंगा मैं आपको। तो आज के लेक्चर में मैंने जितने क्वेश्चंस लगे थे रिलेवेंट वो सारे कवर कर दिए। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा डाउट सेशन वो हमारा रहेगा थर्सडे को, तो आप लोग थर्सडे को ज्वाइन कर देना। और रही बात बुक की, तो पहले देख लेना ये वीडियो, अगर आप बाद में देख रहे हो तो देखना कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है तो वहां से डाउनलोड कर देना। अगर नहीं रखा है मेरे दोस्त तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ मुझे मैसेज कर देना कि बुक चाहिए, मैं आपको बुक दूंगा और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। नहीं तो टेलीग्राम पे भी अगर हो, टेलीग्राम पे भी मुझे इस नंबर पे सर्च करना, या तो टेलीग्राम पे सर्च करना, मैं टेलीग्राम पे, तो नहीं तो मेरे पास टेलीग्राम का चैनल है CA लतीफ़ करके सर्च करो तो आपको मिलेगा, तो मैं आपको वहां पे भी दे दूंगा। कमीशन इनकम है एक्सपेंस, बात फर्क ये डिपेंड करेगा कि आपने कमीशन लिया है, अगर आपको कमीशन इनकम मिल रही है तो आपका इनकम है, और अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो तो आपका एक्सपेंस है। डिपेंड करेगा आप ले रहे हो कोई दे रहे हो। रॉयल्टी अकाउंटिंग हिमांशु आपके सिलेबस में नहीं है, जीएसटी थोड़ा सा है वो मैं कवर करा दूँ। मुझे पता नहीं है TS ग्रेवाल बुक क्या है, मैंने देखी भी नहीं है कभी। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने रखा है, बैलेंस शीट प्रोवाइड बाय बैंक वर्सेस फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट। अगर कैपिटल बढ़ा दी गई, इब्तिसाम अगर आपने कैपिटल बढ़ा दी तो क्या होगा, कैश आया होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल बढ़ा दी तो ये एंट्री हो जाएगी। इफ यू आर 2 कॉलम्स इट इज डबल कॉलम कैश बुक, इफ यू आर 3 कॉलम इट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बिल्कुल सही सर, एक दिन पंचायत एक्सटेंशन का पेपर सॉल्व करा देना फुल्ली डिटेल के साथ। यस मंजू, मेरे टू डू लिस्ट में मैं वो करा दूंगा जल्दी। एक्सपेंस आपका खर्चा होता है दोस्त मेरे मुदस्सिर। एग्जाम रेस 1 टॉपिक आप लोगों का सहयोग चाहिएगा तब पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं होता है। बच्चे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं समझ लेता हूं, बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि सर ये पूछो, ये बताओ, तो तभी मैं पूरे क्वेश्चंस ले रहा हूं। क्या करूं मैं दोस्त, मैं भी मजबूर हूं। इंटरेस्ट पे टू राम, आपने राम को इंटरेस्ट पे कर दिया तो इंटरेस्ट आपका नुकसान एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इंटरेस्ट आपका खर्चा है, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। राम को दे दिया ना इंटरेस्ट, तो कैश दिया होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फारूक अहमद, मेरे प्ले लिस्ट में ना लास्ट में देखो एक वीडियो है पा का पेपर का आंसर की, उसमें से 23 क्वेश्चंस मेरी बुक से ही आए थे तब। तनवीर कौन से क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हमें रोशिबा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी, और आपके कुछ एरर्स और प्रिंसिपल एरर्स जो है वो भी हमें पता चलता है। अगर आपने एक ही अकाउंट को 2 बार डेबिट कर दिया है तो एक को डेबिट करना, तो अगर आपने दोनों सिर्फ डेबिट कर दिया तो वो भी आपको पता चलता है। 2-3 तरह के एरर है जो डिपिक्ट होते हैं। मुदस्सिर बोल रहा है कंट्रा एंट्री में डबल कॉलम इन्वॉल्व होगा या ट्रिपल कॉलम। मुदस्सिर कैसे बता दो तुम्हें, अगर कैश और बैंक आपने डबल बोला है तब भी कंट्रा आएगी, अगर कैश बैंक और डिस्काउंट ट्रिपल वाला है तब भी आएगा। तो डिपेंड करेगा, ट्रिपल में तो आएगा ही आएगा, डबल में भी आ सकता है अगर आपने कैश और बैंक ही बनाया खाली।
मनहास दीक्षा बोल रही है कि डेबिट और क्रेडिट में बहुत कंफ्यूजन आया है, ऐसा मीनिंग पता है बट क्वेश्चन करो तो समझ ही नहीं आता, प्लीज समझा दो। जब हम बोलते हैं ना किसी अकाउंट को डेबिट करो, जब हम बोलते हैं किसी अकाउंट को डेबिट करो तो हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब क्या होता है दीक्षा, इसका मतलब होता है कि जो मशीनरी अकाउंट है उसके डेबिट साइड में एंट्री करो और जो कैश है उसके क्रेडिट साइड में डालो। अगर मैंने कैश परचेज सेल कैश कर दिया यूज 1,10,000 तो कैश के क्रेडिट साइड में मुझे एंट्री डालनी है। इसी तरह से जो मशीनरी अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट के मुझे डेबिट साइड में एंट्री डालनी है 1,10,000। ये मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का, मतलब किस साइड से एंट्री करनी है। फिर बाद में लेजर बनाना होता है, ट्रायल। मैं एक लेक्चर ना ऐसा अपलोड करूंगा, जल्दी करूंगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही वो लेक्चर भी रहेगा। उसमें मैं क्या काम करूंगा, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नल मैं 10-15 ट्रांजेक्शन्स लेता हूं, उसमें मैं उनकी जर्नल एंट्री करूंगा, उनका लेजर अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद फिर उनका ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट सारा बना दूंगा। मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूं। मुख्तार कोई बात नहीं, लेक्चर जो जर्नल के है वो देखो दूर है। जो मैंने बुक बनाई है मेरे दोस्त फारूक भाई उसी बुक से। हुसैन चैरिटी मेरा एक्सपेंस होता ही नहीं है, चैरिटी हम चैरिटी करने के लिए निकली नहीं ना बिजनेस, तो वो पर्सनल है, वो ड्राइंग है। अच्छे से समझाती है, बेसिक रूल्स इनको पढ़ना पड़ेगा, वो एक बार लेक्चर देखो। नेक्स्ट डाउट सेशन के लिए जो टॉपिक्स रहेंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा मेरे दोस्त, या मैं इधर कम्युनिटी पोस्ट चला दूंगा, उसमें बोलूंगा। क्योंकि क्या है ना, एग्जाम रेस प्रॉब्लम यह है कि बच्चे नहीं पूछते हैं फिर रिलेवेंट क्वेश्चन, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तभी दिक्कत होती है दोस्त। वो कहीं प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो कहीं से भी देखते हैं क्वेश्चंस और फिर उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन है, तो वो उससे पूछ लेते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि ये तो आज के टॉपिक में नहीं है। वरुण शर्मा, अभी जो बुक है वो तो मैं दे रहा हूं पढ़ने के लिए, मैं एडेंडम दूंगा, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चों को बोलूंगा ये नई बुक रहेगी, वो दिक्कत होती है। तो मैं उसी बुक का एडेंडम करूंगा, लास्ट में एक अलग से बुकलेट दूंगा, वो उसमें नए टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को लगेगा कि हाँ वो बुक तो हमने पढ़ी, अब हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। आप तब तक पढ़ते रहो, आप अकाउंटेंसी का टेंशन मत लो। चैरिटी एक्सपेंस नहीं है मेरे दोस्त, चैरिटी बंदा देता है तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो अब हम क्लोज करने जा रहे हैं 5-6 मिनट में, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। आज अनफॉर्चुनेटली बीच में इसका वीडियो गायब हो गया, मेरा वेब कैम का थोड़ा सा वो लूज हो गया, अब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो तभी आपको वीडियो नहीं आ रही है, अदरवाइज मेरी शक्ल भी दिख जाती है आपको। सर नेक्स्ट लेक्चर तो डाउट से होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो मैं देख लूंगा, बट आप लोगों को उसमें कॉपरेट करके वही चीजें पूछनी पड़ेगी। बैलेंस ब्रॉड डाउन और बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा दोस्त, अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट में। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या इवेंट्स, उन इवेंट्स को जो मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं की अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। बिजनेस में इवेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, हम सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स की बात करते हैं। और इसका दूसरा मतलब होता है हम जो हिसाब रखेंगे वो पैसों में रखेंगे, हिसाब यूनिट्स में नहीं रखेंगे। आपने गुड्स परचेज कर दिए, हो सकता है आपने 1000 शर्ट्स परचेज कर दी, 1000 शर्ट्स आपने 1 लाख की परचेज कर दी, आप हिसाब क्या करोगे, मनी में हिसाब करोगे। आप बोलोगे आपने 1 लाख की शर्ट्स परचेज कर दी, न कि आप बोलोगे हमने 1000 शर्ट्स परचेज दी, उसको भी दूसरा मनी मेजरमेंट कैसा है। हुसैन ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सेटिस्फाइड वजह से, अच्छे से डाउट्स भी इनको क्लियरफाई करता है और खुद भी कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है। गुड्स गिवन एज चैरिटी शुड बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट दोस्त, अभी मैंने बता दिया, टेलीग्राम में डाल दिया शाहीना वो वाली बुक। आपकी बुक मार्केट से नहीं मिलती है, सफूरा नहीं मार्केट से मिलती है, मैंने फ्री में पीडीएफ सब लोगों के साथ शेयर कर दी है। आपको प्रिंट लेना है अपने नज़दीक में जो आपका ये रहेगा फोटो स्टेट वाला, उसके पास जाना, प्रिंट लेना है, 80 रुपये में आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि मैं इसको अमेजोन पे रखूंगा, फिर आप ऑर्डर करोगे कश्मीर, फिर 50 दिन बाद पूछेगा, तब तक पेपर भी खत्म हो जाएगा। आपको क्या इतना शौक है कि ये बुक मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, फ्री में तो दे रहा हूं मैं। बिजनेस, कमल शर्मा बोल रहा है चैरिटी अगर बिजनेस की तरफ से, भाई बिजनेस तो उसको तो धंधा करना है, उसको चैरिटी से कोई गरज नहीं है।
ये ओनर की डिस्क्रिप्शन है, वो किसको चैरिटी देगा किसको नहीं, हाँ उसकी मर्जी है। सवाब तो वो खुद लेगा और खर्चा बिजनेस करेगी, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। रुफैदा बोल रही है कि हमें बेसिक स्टार्ट करनी है, तो करो ना लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है। पेपर में सॉल्व करूंगा। बेस्ट बुक ऑफ चैरिटी लॉस और एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। हुसैन चैरिटी लॉस नहीं है। तो ठीक है, आज का सेशन क्लोज करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सेशन के साथ। जो हमारा नेक्स्ट डाउट सेशन होगा वो हमारा